सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई थिंक आप सब पढ़ रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे एग्जाम के लिए और आई होप कि सभी बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। इसी सीरीज के अंदर हम लोग आपको सारे के सारे क्वेश्चंस, जितने के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कराएंगे। ये जो सीरीज हमारी चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, इस सीरीज का मेन मोटिव ही यही है कि आपको ये समझाया जा सके कि सीबीएसई के क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है और उसके क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है उसी तरीके के साथ हमें आंसर कैसे लिखने हैं, किस हिसाब से हमारे आंसर फ्रेमिंग होगी, ये सारी बातें अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं, पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर मैंने टॉपिक को नाम दिया फेडरलिज्म, बट घबराने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इसमें फेडरलिज्म कवर नहीं करने वाले हैं, हम सारे चैप्टर्स को टच करेंगे। और अभी तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में, 5-7 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें क्या क्या वैरायटीज रही हैं, किस तरह का ट्रेंड सीबीएसई ने अडॉप्ट किया है और इस बार कौन सा ट्रेंड आने की पॉसिबिलिटी है, किस तरह का ट्रेंड सीबीएसई लेके आएगी, ये क्या पॉसिबिलिटी होगी, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस के साथ। अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में क्या ट्रेंड सीबीएसई का रहा है क्वेश्चन पूछने का, उस पर हमारा मेन एम्फेसिस होने वाला है। तो पॉलिटिकल साइंस पोर्शन के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ब्रॉडली आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के बाद फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? जेंडर, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, और लास्ट में देखने को मिलेगा आपको आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब जब हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो थोड़ा अलग है और पॉलिटिकल साइंस पोर्शन से या इकोनॉमिक्स पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो अलग है, पैटर्न अलग अलग हो जाता है। आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है इसके अंदर जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है या उन क्वेश्चंस को पूछने का जो तरीका है वो बड़ा लॉजिकल सा दिखता है हमें, जैसे वो हमसे पूछ रहा हो कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन पे बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी पे बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पे बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो पावर शेयरिंग का क्वेश्चन हो, वो आपसे जनरली ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो अगर मैं बात करूं पावर शेयरिंग की, तो पावर शेयरिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये आपसे लगातार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस या टॉपिक्स हैं जो लगातार रिपीट होते हैं। ठीक है, फिर बात आ जाती है केसेस। केसेस हमारे पास 2 केसेस हैं, एक बेल्जियम का केस है और एक श्रीलंका का केस है। बेल्जियम का एक केस है और एक श्रीलंका का केस है। ठीक है, अब आपको ये 2 केसेस देके उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आप कौन से केस के साथ एग्री करते हो। क्या बेल्जियम ने जिस तरह से अकोमोडेशन किया सोशल डाइवर्सिटी का, दैट इज गुड, या फिर श्रीलंका ने जिस तरह के मेजॉरिटेरियन मेजर्स लिए, क्या वो अच्छा है। तो आपसे जनरली सीबीएसई ये जानना चाहती है कि क्या आपने टॉपिक पे ध्यान दिया, क्या आपने टॉपिक को थोड़ा सा एनालिसिस किया उस टॉपिक का कि यार बात पावर शेयरिंग की हो रही थी, बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जांपल दे दिया हमको, बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में ही अलग अलग मॉडल देखने को मिल रहे हैं, तो कौन सा मॉडल ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि आपकी कंट्री भी तो डेमोक्रेसी है, आपकी कंट्री में भी तो डेमोक्रेटिक सेटअप है। अगर हमारे यहाँ कुछ श्रीलंका जैसा काम होने लग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, बेल्जियम जैसा काम होगा तो अच्छा होगा, सब कुछ सारे के सारे जितनी भी सोशल डाइवर्सिटी है वो हैप्पीली यहाँ पे रह सकती है। ठीक है, फिर फेडरलिज्म। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया, पावर शेयरिंग के पावर शेयर कैसे हो सकता है। फिर दूसरा चैप्टर डाल दिया पावर, यहाँ पे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, फेडरलिज्म भी एक तरह से डिवीजन ऑफ पावर का ही कॉन्सेप्ट है, ये भी डिवीजन ऑफ पावर पे ही बेस्ड है। ठीक है ना,
तो डिवीजन ऑफ पावर अमंग गवर्नमेंट्स, so there can be different governments in a country which will govern the same citizen. एक सिटीजन को गवर्न करने के लिए कंट्री में अलग अलग तरह की सरकारें हो सकती हैं, ये हमें फेडरलिज्म बताता है। फिर आप अब पावर शेयरिंग और कंट्री से हटके अब हम आ जाएंगे लोगों पे। तो लोगों पे अगर मैं बात करूं तो यहां भी डिवीजन देखने को मिलता है, यहां भी डिवीजन देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बनने वाले क्वेश्चन है वो आते हैं विमेन पर्सपेक्टिव से, है ना। विमेन्स की क्या कंडीशन है, या विमेन्स के साथ पावर शेयरिंग होती है या नहीं होती है, तो विमेन्स का रिप्रेजेंटेशन यहां पे पूछ लिया जाता है। मेजर्स बताइए जिनसे कि विमेन्स की कंडीशंस को इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। फिर यहां पे आ जाता है पॉलिटिक्स इन कास्ट और कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट और कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट और कास्ट इन पॉलिटिक्स। फिर ट्रेंड देखा गया है कि सेकुलरिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, सेकुलरिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये जेंडर रिलीजन कास्ट में देखने को मिलता है। फिर अगर मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं तो चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। फिर अगर मैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करूं तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में दो जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, और दूसरा ये है कि डेमोक्रेसी कैसे सोशल डाइवर्सिटी को कैसे अकोमोडेट करती है, डेमोक्रेसी कैसे इंडिविजुअल पर्सन की जो आइडेंटिटी है या लिबर्टी है उसको कैसे इंश्योर करती है, ठीक है ना। तो डिग्निटी और आइडेंटिटी एंड फ्रीडम को कैसे इंश्योर करती है। तो इस तरह से इसमें निकल के आएंगे। इसमें क्या निकल के आएगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों बेटर है, डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा यहां पे। मैं सारे पॉइंट्स को एलैबोरेट करूंगा आगे, है ना। अभी सिर्फ आपको ब्रीफ कर रहा हूं मैं टॉपिक्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका, ठीक है ना। कास्ट ग्रुप सबसे बड़ा कौन सा है, या एथनिक ग्रुप कौन सा है, एथनिक ग्रुप कौन सा है। तो अगर देखा जाए तो यहां पे कौन है सबसे बड़े, तो सिंहाली और तमिल, ये दो लोग जो हैं वो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं कहां पे, श्रीलंका में। अगर मैं बात करूं यहां पे तो श्रीलंका का जब हम सेटअप देखते हैं, श्रीलंका का एक सेटअप अगर देखें तो श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, आप सभी को पता है, ठीक है ना। श्रीलंका में अगर मेजॉरिटी की बात की जाए तो मेजॉरिटी किसकी है, मेजॉरिटी किसकी है, मेजॉरिटी है सिंहालास की, ठीक है ना। कितने परसेंट है, 74% सिंहालास है। फिर दूसरे अगर हम देखें तो दूसरा कौन है, तमिलियंस है, ठीक है ना। तमिलियंस कितने परसेंट है, 18% है। कितने परसेंट है, 18%, ठीक है। और तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो क्रिश्चियंस, ये एथनिक कंपोजिशन है श्रीलंका का 7% के आसपास, ठीक है। ये एथनिक कंपोजिशन है। और 1% अदर्स है, 1% क्या है, अदर्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे तो सिंहाला की है मेजॉरिटी, ठीक है ना। सिंहाला जो गवर्नमेंट है इनकी मेजॉरिटी है, लेकिन इन लोगों को जब इंडिपेंडेंस मिला, इनको इंडिपेंडेंस कब मिली, इनको इंडिपेंडेंस मिली 1948, इंडिया से एक साल के बाद 1948। तो जब इनको इंडिपेंडेंस मिली तो ये चाहते अगर तो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को एज इट इज अप्लाई कर सकते थे अपने यहां, बट इन्होंने अपनी कंट्री में जो गवर्नमेंट का मॉडल स्टैब्लिश किया उससे क्या हुआ, एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है वो हमेशा इग्नोर होती रही, ठीक है ना। इनको एलिनेट करने का काम करती रही सिंहाला गवर्नमेंट, ठीक। तो अगर बात की जाए यहां पे तो 1948 के बाद इन्होंने 1956 में
1956 में क्या लिए? मेजॉरिटेरियन मेजर्स, मेजॉरिटेरियन मेजर्स। वो आपको पता ही है मेजॉरिटेरियन मेजर्स क्या क्या लिए, जैसे कि बुद्धिज्म को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया, सिंहाली को क्या बना दिया? ऑफिशियल लैंग्वेज, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, यूनिवर्सिटी सीट्स और गवर्नमेंट जॉब्स में सिंहालास को रिजर्वेशन दे दिया। ठीक है, अब जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है केवल उसी को फायदा मिल रहा है, मतलब इनकी जो सरकार है वो किस ग्राउंड पे चल रही है? रिलीजियस ग्राउंड पे चल रही है। तो सीधी सी बात है, मेजॉरिटेरियनिज्म करके एक वर्ड है जिसके बारे में कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है। तो सीधा सा मतलब होता है रूल बाय रिलीजियस मेजॉरिटी, रूल बाय रिलीजियस मेजॉरिटी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना समझो कि कोई रिलीजियस मेजॉरिटी अगर किसी कंट्री में रूल करने लग जाए अपने हिसाब से दूसरी कम्युनिटीज को इग्नोर करते हुए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक है ना? तो रूल बाय रिलीजियस मेजॉरिटी, रिलीजियस मेजॉरिटी का रूल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। State any one step taken in Belgium to rule out the problem of regional differences and cultural diversities. तो बेल्जियम का मॉडल आपको पता ही है, बेल्जियम ने क्या किया था? पावर शेयरिंग with all the communities present in the country, all the communities present in the country। ठीक है ना? और एक पॉइंट में लिखना है तो 4 टियर गवर्नमेंट, 4 लेवल की गवर्नमेंट बना दी। क्या क्या बना दिया? सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना? फिर एक क्या बनाई? कैपिटल गवर्नमेंट, और एक क्या बना दी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये 4 लेवल की गवर्नमेंट बना दी। अब मैंने इसलिए इसको इस तरह से लिखा, ये वर्टिकल डिवीजन नहीं है उनके यहां, याद रखना ये चीज। उनके यहां वर्टिकल डिवीजन नहीं है जैसा भारत में है। वर्टिकल डिवीजन क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेट्स आर नॉट द सबऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। सबसे पहली बात तो ये है, स्टेट्स आर नॉट द सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि भारत में क्या है, स्टेट्स जो है वो सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी चाहे ना तो स्टेट को बना सकती है और कभी भी चाहे तो हटा सकती है, वो चीज इनके यहां नहीं है। तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हो, है ना? क्योंकि पावर सबके अलग अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, एक लेवल पे आपने बना दी क्या? स्टेट गवर्नमेंट, और एक लेवल ऐसा बना दो कैपिटल गवर्नमेंट, और ये क्या हो गई आपकी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जिस कम्युनिटी की मेजॉरिटी होगी उसकी गवर्नमेंट बना दी जाएगी। इसके पास जनरली कौन से मैटर्स होते हैं? लैंग्वेज, एजुकेशन, ठीक है, इस तरह के मुद्दे रहते हैं। कैपिटल गवर्नमेंट का काम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, स्टेट गवर्नमेंट का काम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ होल कंट्री। ठीक है ना? तो अगर यहां पे दी जाए तो यहां पे शेयर्ड है सीट्स, दो लोगों के साथ शेयर्ड है, डच और फ्रेंच बैठे हुए हैं, डच एंड फ्रेंच बैठे हुए हैं, यहां पे भी डच और फ्रेंच बैठे हुए हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में 2 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, 2 स्टेट्स हैं ना, फ्लेमिश और वलोनिया। ठीक है, फ्लेमिश और वलोनिया, ठीक है। तो एक में डच, एक में फ्रेंच, ठीक, ये आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Modern democracies maintain check and balance system. Identify the correct option based on the horizontal power sharing arrangement. Checks and balances का क्या मतलब होता है? ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन 2 नंबर में ही पूछा जा सकता है। चेक्स एंड बैलेंसेस के बारे में आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। बताइए चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होते हैं, किसको बोलते हैं? ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या लिखा है? चेक एंड बैलेंस सिस्टम। जनरली हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को चेक एंड बैलेंस मेथड कहा जाता है। समझ गए बात को? जैसे मान लो मैं 3 लोगों को एक ही लेवल पे खड़ा कर दूं। समझ गए बात को? 3 लोगों को एक ही लेवल पे खड़ा कर दूं और ये तीनों होल्ड कर रहे हैं पावर को। अगर इसने ज्यादा मिसयूज किया तो बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, इसने ज्यादा मिसयूज किया तो बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो इनका काम पावर होल्ड करने के साथ साथ एक दूसरे को चेक करने का भी है। समझ गए बात को? जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, ये 3 ऑर्गन्स होते हैं। द पावर शेयरिंग अमंग द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग अमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं? 3 ऑर्गन्स होते हैं। ये ऑर्गन्स कहां से आए? डिवीजन ऑफ पावर से आए। सॉरी, सेपरेशन ऑफ पावर या डिवीजन ऑफ पावर एक ही चीज है। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। अब ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया वर्ल्ड में? ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया ना। मॉन्टेस्क्यू का दिया हुआ है। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने क्या लिखा था? स्पिरिट ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ लॉ नाम की बुक लिखी। उसने बोला कि सरकार का जो पावर है ना वो एक बॉडी में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, वो 3 बॉडीज में होना चाहिए। तीनों के अलग अलग फंक्शन होने चाहिए, तीनों के पास लगभग सेम पावर होना चाहिए और तीनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। ठीक है, तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल और इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल पावर शेयरिंग। चलिए, तो अगर आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस तरह से भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना? अब जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो लेजिस्लेटिव का काम क्या है? लॉ बनाना। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? उसको इंप्लीमेंट करना। जुडिशरी का काम क्या है? एग्जामिन करना उस लॉ को। समझ गए बात को? तो मान के चलो कि लेजिस्लेटिव ने लॉ बनाया बट एग्जीक्यूटिव ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। जैसे मान लो पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया बट जो गवर्नमेंट है आपकी, गवर्नमेंट कौन होती है? गवर्नमेंट जो सरकार होती है, जैसे भारत सरकार है तो भारत सरकार कहां बैठती है? कौन, किसको कहते हैं भारत सरकार? भारत सरकार कहते हैं एग्जीक्यूटिव को। प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या कहा जाता है? सरकार या गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो जुडिशरी क्या कर सकती है? इनके लिए इंक्वायरी दे सकती है, ये इनको डांट लगा सकते हैं। ठीक है ना? अगर मान लो इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी जुडिशरी ने, तो पार्लियामेंट हैज द पावर, द पार्लियामेंट हैज द पावर कि वो जुडिशरी को क्या कर सकती है? चेक कर सकती है थ्रू लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट एनी वन वे टू प्रोटेक्ट women फ्रॉम डोमेस्टिक ऑपरेशन। डोमेस्टिक ऑपरेशन से कैसे बचा सकते हो? आप सीधा भी लिख सकते हो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक ऑपरेशन इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है ना? पनिशेबल ऑफेंस है डोमेस्टिक वायलेंस। और क्या लिख सकते हैं इसमें हम? और लिख सकते हैं इसमें हम
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया 2005। एक लिख सकते हैं सोशल अवेयरनेस, बट उससे तो ये रुकने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी सोशल अवेयरनेस अगर प्रोग्राम्स चला दिए जाएं तो कुछ हद तक इसमें कमी आ सकती है। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बना देना विमेन को, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अगर दे दें महिलाओं को तो पता चल रहा उल्टा मेल्स के लिए बनाना पड़ रहा है फिर हमें डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सजेस्ट एनी वन वे टू क्रिएट कम्युनल हार्मनी अमंग वेरियस कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। कम्युनल हार्मनी कैसे कर सकते हो आप? कम्युनल हार्मनी ऐसे कर सकते हो कि सेकुलरिज्म को प्रमोट करना है आपको, सेकुलरिज्म बाय द प्रमोशन ऑफ सेकुलरिज्म, बाय द प्रमोशन ऑफ सेकुलरिज्म थ्रू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर प्रमोशन करे सेकुलरिज्म का तो बिल्कुल कम्युनल हार्मनी को हम क्या कर सकते हैं, कम्युनल हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हो भाई? इसमें भी अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स। ठीक है, प्रोटेक्शन दे सकते हैं किसको? प्रोटेक्शन टू रिलीजियस माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज को हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं? और कैसे कर सकते हैं बताइए, और कैसे कर सकते हैं? कुछ सजेशन आप दीजिए। बाय द प्रमोशन ऑफ सेकुलरिज्म थ्रू द गवर्नमेंट कर दिया, अवेयरनेस कैंपेन्स चला सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज को, और क्या कर सकते हैं? यूनिफॉर्म लॉज भी बनाए जा सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 44 में दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के अकॉर्डिंगली जो पर्सनल लॉज होती हैं किसी भी रिलीजन की वो खत्म करके एक यूनिफॉर्म लॉ बना दीजिए, तो उससे क्या होगा कि हर किसी को एक लॉ से ही डील किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इन सबसे होता क्या है, इन सबसे होती कलेक्टिव बिलोंगिंग क्रिएट, है ना। कोई आदमी ये नहीं सोचता कि यार मैं इस देश में बाहरी हूं, है ना, ये कंट्री मेरे लिए नहीं है, मुझे तो डर लग रहा है यहां पे, ऐसा नहीं सोचेगा फिर कोई। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 3 फीचर्स बताइए फेडरल गवर्नमेंट के, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। 3 फीचर्स बता दो भैया, क्या होते हैं, क्या होते हैं 3 फीचर्स फेडरल गवर्नमेंट के? पहली बात तो फेडरल गवर्नमेंट होती क्या है? फेडरल गवर्नमेंट का मतलब यह है the power is distributed or divided between central government and its various constituents। ठीक है, ये होती है फेडरल गवर्नमेंट। अब इसके फीचर्स क्या 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 होंगे? इसके फीचर्स होंगे, पहला तो ये डाल दो कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। each level of government has individual powers
ठीक है। और जो ट्रू फेडरल गवर्नमेंट होगी उसमें स्टेट क्या नहीं होगा, सबऑर्डिनेट नहीं होगा। ठीक है, सबऑर्डिनेट नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, स्टेट्स आर नॉट द सबऑर्डिनेट ऑफ सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होते। सेंटर कर दीजिए इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट ना करके सेंटर कर दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि व्हाई इंडिया इज नॉट अ ट्रू फेडरेशन। इंडिया ट्रू फेडरेशन नहीं है। इंडिया लुक्स लाइक अ फेडरल कंट्री बट इट इज नॉट अ फेडरल कंट्री। वो है नहीं फेडरल कंट्री, याद रखना। क्योंकि फेडरल कंट्री का सबसे बड़ा फीचर ये होता है, फेडरल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि उसके स्टेट के पास राइट होता है कि वो सेपरेट हो सकता है यूनियन से, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, दो मेथड होते हैं, वो आपको पता ही है ना, थ्योरी पार्ट आपको पता ही है, सारा कुछ आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है कि भाई कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। तो कई बार एग्जांपल दे दिए जाते हैं, विच वन इज कमिंग टुगेदर, विच वन इज होल्डिंग टुगेदर। तो इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर, यूएसए इज द एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर। और भी एग्जांपल्स हैं, उनको आप देख सकते हो। तीन फीचर्स बताइए यूनिटरी गवर्नमेंट के। यूनिटरी गवर्नमेंट के तीन फीचर्स बता देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। स्टेट्स आर द सबऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सीधी सी बात, जो पिछला पॉइंट लगा था उसको उल्टा कर दो। स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। ठीक है ना, सेंटर के कौन होते हैं, सबऑर्डिनेट। ठीक है, सेंटर गिव्स पावर टू स्टेट्स। ठीक है ना, विच इज कंडीशनल, वो चाहे तो दे सकता है, चाहे तो ले भी सकता है पावर। ठीक है ना। और क्या होता है यूनिटरी गवर्नमेंट का, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, सिंगल इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन कैसा होगा, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द इलेक्शंस ऑफ स्टेट्स। और क्या हो सकता है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। ठीक, इमरजेंसी पावर्स, सेंटर हैज राइट to enforce emergency on state। ये सब आपके क्या है, यूनिटरी फीचर्स हैं। इसमें से सारे फीचर्स हमें इंडिया में दिखते हैं, बट इंडिया इज नॉट अ यूनिटरी गवर्नमेंट। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री विद यूनिटरी फीचर। ठीक है, इंडिया कैसी कंट्री है, इंडिया इज अ फेडरेशन विथ यूनिटरी फीचर्स। इंडिया के पास यूनिटरी फीचर्स हैं। और इंडिया की जो फेडरेशन है वो कैसी है, किसके जैसी है, इंडियन फेडरेशन लुक्स लाइक। और इंडिया का जो फेडरेशन का मॉडल है वो किससे अडॉप्ट किया है हमने, वो हमने किया कनाडा से अडॉप्ट। इंडियन फेडरेशन
looks like Canadian फेडरेशन। कैसी दिखती है? कैनेडियन फेडरेशन जैसी, और कनाडा से ही अडॉप्ट किया है हमने, तो इसीलिए तो दिख रही है वो कैनेडियन फेडरेशन जैसी। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ सेकुलरिज्म डिस्क्राइब्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली बात तो ये बताओ मुझे कि सेकुलरिज्म या सेकुलर वर्ड कहां देखने को मिलता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड कौन से आर्टिकल में? किसी आर्टिकल में दिया हुआ है? नहीं दिया ना। सेकुलरिज्म कहां देखने को मिलता है, या सेकुलर वर्ड हमने कहां देखा? तो सेकुलर वर्ड हमें देखने को मिलता है प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल जनरली क्या है? गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज पे बेस्ड है ये बताती है हमको प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, सेकुलर वर्ड जो है ना पहले से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको कब जोड़ा गया? 42nd अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया। और कहां से लिया है हमने सेकुलर वर्ड? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से। अब बता रहा है, अब वो पूछ रहा है 3 फीचर्स बताओ। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है और 3 फीचर्स पूछ रहा है, बता देते हैं साहब। ठीक है, आप लिख सकते हो सेकुलरिज्म डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज फॉलोइंग फीचर्स। तो इसमें सबसे पहला फीचर आएगा इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। नो ऑफिशियल रिलीजन। अच्छा एक बात और याद रखना, इंडियन सेकुलरिज्म जो है ना वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म मतलब यूरोपियन सेकुलरिज्म से अलग है। यूरोपियन कंट्रीज भी सेकुलर हैं बट उनका ऑफिशियल रिलीजन होता है। भारत ने इसमें और मॉडिफिकेशन कर दी, उसने कहा हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, क्योंकि हमारी कंट्री जो है ना वो सोशल डाइवर्सिटी वाली कंट्री है। हम अगर कोई रिलीजन बना भी लेंगे तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? मेजोरिटेरियनिज्म हो जाएगा, लोग कट मरेंगे। ठीक है ना, तो ऑफिशियल रिलीजन नहीं है भारत का कोई भी। ठीक है ना। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट डजंट इंटरफेयर और इंटरफेयर वर्ड ना लिख के इसमें लिखो गवर्नमेंट डजंट इन्वॉल्व इन एनी रिलीजियस प्रमोशन। गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियस प्रमोशन में इन्वॉल्व नहीं होती ऑफिशियली। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में जो लीडर्स हैं वो ईद के टाइम पे टोपी भी पहन लेते हैं। ठीक है, और मंदिर जाते टाइम जनेऊ भी चढ़ा लेते हैं, और क्रिसमस के टाइम कैंडल भी जला लेते हैं। यहाँ पे जो प्रकाश उत्सव होता है सिखों का, उसमें वो गुरुद्वारा भी जाते हैं। तो व्हाट डज इट इंडिकेट? ये क्या दिखाता है? व्हाट डज इट शोज? इट शोज के रिलीजियस हार्मनी को प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है ना, रिलीजियस हार्मनी। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। Every religion has same status सभी रिलीजन्स का स्टेटस जो है ना सेम है, एंड एवरी सिटीजन इज free to practice, profess and propagate any religion by his or her choice। अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपगेट कर सकता है या कर सकती है, चाहे भले ही वो किसी भी धर्म में पैदा हुई हो। जैसे मान लो आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन में पैदा हुए थे, लेकिन आपका मन बदल गया, आपको लगने लगा नहीं ये वाला थॉट मेरे लिए ज्यादा सुटेबल है, तो मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये परमिशन देता है।
इस तरह से आप आंसर लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई नंबर नहीं काट सकता इस लैंग्वेज के साथ अगर आप लिखोगे तो। ठीक है, इसमें आप थोड़ा फेरबदल कर सकते हो अपने हिसाब से, ये वाले पॉइंट चाहो तो लिख भी देना तो और इंप्रेसिव हो जाएगा आंसर, उसका दिमाग खराब हो जाएगा एग्जामिनर का, और इसको इतना पता है, इतना तो एनसीईआरटी में नहीं दिया जितना इसको पता है। ठीक है, तो वो एडवांस है, अगर आपको करना है तो आप डाल सकते हो, नहीं करना है तो मत डालना। ठीक है, मतलब वो आपके डिस्क्रीट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या प्रॉब्लम है कास्टिज्म की इंडियन पॉलिटिक्स में? 3 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 3 पॉइंट तो बनाने हैं। तो सबसे पहले तो आप ये डिफाइन करोगे कास्टिज्म होता क्या है, कास्टिज्म को डिफाइन करोगे। द पॉलिटिक्स विच इज बेस्ड ऑन द कास्ट ग्रुप्स इज कॉल्ड कास्टिज्म। क्या द डिवीजन विच इज बेस्ड ऑन कास्ट, डिवीजन है कास्ट के बेसिस पे, डिवीजन इन सोसाइटी, डिवीजन इन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इज कॉल्ड कास्टिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ठीक है, इसको कास्टिज्म कहते हैं। अब इंडियन पॉलिटिक्स में इसका क्या रोल है, इंडियन पॉलिटिक्स में इसका रोल क्या है, इंडियन पॉलिटिक्स में रोल क्या है कास्ट का? सो कास्ट क्रिएट अ डिवीजन इन सोसाइटी which ultimately become vote banks for politicians। ठीक है, political parties usually select candidates on the basis of caste scenario of a particular region। किसी पर्टिकुलर रीजन के कास्ट सिनारियो को देखते हुए ही वो टिकट्स क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। फिर क्या बात आएगी? अब अगर मैं देखूं तो यहां पे क्या होता है, जो पॉलिटिशियंस हैं या जो लीडर्स हैं, दे यूज कास्ट सेंटिमेंट्स फॉर वोट अपील। तो वोट अपील के लिए क्या यूज कर रहे हैं, कास्ट सेंटिमेंट्स। क्या यूज कर रहे हैं, कास्ट सेंटिमेंट यूज कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें लिख देना आप। ठीक है, ये जनरली क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा घुमा दिया उन्होंने, कास्टिज्म की क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इट क्रिएट अ गैप इन द सोसाइटी। ठीक है, गैप क्रिएट करता है कास्ट के बेसिस पे। अगर आप सोसाइटी बांट दोगे तो क्या होगा, सोशल डिवीजन और ज्यादा डीप हो जाएगा। एक तो रिलीजियस ग्राउंड्स पे तो बटा ही हुआ है, ठीक है ना, और अगर आपने कास्टिज्म को भी प्रमोट करते रहे आप, तो एक दिन क्या आएगा कि रिलीजियस वाला तो मैटर अलग है, कास्ट में भी सेम कैटेगरी का गैप प्रेजेंट हो जाएगा जो रिलीजन में है आज की डेट में। ठीक है, तो इसको जनरली आप लिख सकते हो कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो आपको कास्ट कैसे एक्टिव रोल प्ले करती है, क्रूशियल रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में, ये बताना है। थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमाया, आंसर वही है। ठीक है, चलिए 5 फंक्शंस बताने हैं पॉलिटिकल पार्टी की। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा गया था ये। 5 फंक्शंस बता दीजिए, मैं बुलेट पॉइंट्स में लिख देता हूं यहाँ पे, एलोबरेट आप खुद कर लेना। सबसे पहला काम क्या है, पॉलिसी फॉर्मेशन का। पॉलिसी फॉर्म करती है जनता के लिए, पॉलिसी फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना, कॉन्टेस्टिंग इन इलेक्शन। कॉन्टेस्टिंग इन इलेक्शन। फिर क्या करेंगे, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ
गवर्नमेंट। और क्या करेंगे, बोलते जाइए, और क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के बाद क्या करेंगे, होल्डिंग पावर, पावर होल्ड करेंगे। और क्या करेंगे, एक पॉइंट है अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो, पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेस द गवर्नमेंट मशीनरी फॉर पब्लिक, ठीक है ना, क्या करती हैं, मेक गवर्नमेंट मशीनरी एक्सेसिबल, ठीक है। और क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग भी करेंगे। और क्या डाल सकते हो आप, रोल ऑफ अपोजिशन भी डाल सकते हो, रोल ऑफ अपोजिशन भी तो प्ले करते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। इस तरह से आप बना देना इसको। फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, इसका एग्जांपल दीजिए आप, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल तो अगर आप देखें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती क्या है। देखो मैं आपको बार बार ये चीज बोल रहा हूं, जब से मैंने पहला लेक्चर आपके लिए लेके आया था, मैं फर्स्ट लेक्चर से यही बोला, 5 मार्क का जो क्वेश्चन होता है ना वो कैसे भी नहीं लिख दिया जाता, उसके लिए एक प्रॉपर पैटर्न होता है। जब आपको आपकी कॉपी एग्जामिनर देखेगा तो वो देखेगा यार ये इंप्रेसिव राइटर है या नहीं है, कि इसने काम चलाया है केवल। अगर तुम काम चलाओ राइटर हो, काम चलाओ लिखने वाले हो कि हाँ यार 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, लिखना ही पड़ेगा, अब तो तुमने पूछ लिया तो लिखना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, है ना, वो तो मजबूरियों ने बांध रखा है, वरना शेर है हम, तो इस तरह के डायलॉग मार के आ जाओगे, ऐसा नहीं है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो उसका एक प्रॉपर पैटर्न होता है, उस पैटर्न को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या बनेगा, इंट्रो बनेगा, तो डिफाइन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बताइए क्या होती है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बताएंगे आप। फिर आप बताएंगे, सबसे पहले आप एग्जांपल देंगे, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे डेमोक्रेटिक सिस्टम इज बेटर देन एनी अदर सिस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड, या किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से सबसे अच्छा सिस्टम ये है। क्यों, क्योंकि आप सीधा डालेंगे अकाउंटेबिलिटी, क्या डालोगे, अकाउंटेबिलिटी के। यहां पे जो सरकार होती है वो कैसी होती है, पब्लिक अकाउंटेबल होती है, मतलब वो जो भी काम करेगी जनता के लिए करेगी, समझ गए बात को, वो कोई भी काम करेगी अगर तो जनता के लिए करेगी। तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझ लो, ठीक है ना। बच्चों को ये कंप्लेन बहुत रहती, सर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही चीज तो है, नहीं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है, मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपने एक पर्सन को हायर किया काम करने के लिए, उसका काम क्या है, आपके घर की साफ सफाई करना मान लो, या आपके घर की केयर करना उसका काम है। तो वो जो भी काम करेगा, उसका जो भी एक्शन होगा वो आपके घर की केयर के पर्सपेक्टिव में होगा, ठीक है, खुद की केयर के पर्सपेक्टिव में नहीं होगा, समझ गया ना बात को। जैसे कोई भी सामान वो अगर लाएगा तो वो इसलिए लाएगा क्योंकि उस घर को इसकी जरूरत है, या आपको इसकी जरूरत है, इसलिए वो लेके आया बाहर से। वो इसलिए नहीं लेके आएगा कि नहीं आज तो मेरा मन कर रहा था, मुझे खाना था तो मैं लेके आ गया, नहीं। वो जो भी काम करेगा वो किसके अकाउंटेबिलिटी में करेगा, आपके अकाउंट में, मतलब आपको फोकस करते हुए अकाउंट मतलब काम करेगा। दूसरी बात आती है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्यों है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट इसलिए है कि ये जो भी काम करेगी, जो भी काम ये करेगी गवर्नमेंट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होगी। अब वो चाहे सही हो या गलत हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि मान लो रेलवे में कोई एक्सीडेंट हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेता है, सरकार लेती है ना, जिम्मेदारी लेती है कि नहीं। मान लो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, उसमें बहुत सारे लोग मर गए, अभी अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उसमें काफी लोग मरे थे। सरकार क्या करती है, घायलों को 2 लाख और मरने वालों को 8 लाख 4 लाख इस तरह का देती। क्यों देती है भाई सरकार, सरकार ने बोला तुम ट्रेन में बैठ जाओ, सरकार ने बोला था कि ट्रेन में बैठ जाओ। सरकार रिस्पॉन्सिबल है कि तुम जिस ट्रेन में बैठे हो, जिस पटरी पर ट्रेन चल रही है वो सुरक्षित है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई भी गड़बड़ होगी, उसमें कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी,
भले ही किसी दूसरे आदमी ने आके पटरी उखाड़ दी हो जो कि भारत का सिटीजन है और तुम्हें चोट लग गई हो, तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होगी कि सरकार क्या कर रही थी कि वो पटरी उखड़ गई, या सरकार क्या कर रही थी कि वो ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। तीसरे नंबर पे आएगी लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी क्यों? लेजिटिमेसी का मतलब होता है लीगैलिटी, मतलब कि सरकार जो है वो गवर्नमेंट बाय कंसेंट ऑफ पीपल, कंसेंट ऑफ पीपल। किसने बनवाई सरकार? जनता ने। जनता ने इनको वोट दिया, जनता ने बोला वी आर मैंडेटिंग यू और वी आर गिविंग मैंडेट टू यू कि आप सरकार बना सकते हैं। तो ये सरकार कोई ऐसा थोड़ी कि सुबह उठे और आज चलो सरकार बनाते, खुद ही बना ली, ऐसा नहीं है। ये क्या है? गवर्नमेंट के मैंडेट से आई है। गवर्नमेंट फॉर्म बाय द मैंडेट ऑफ पीपल, पीपल्स मैंडेट भी कहते हैं इसको, पीपल्स मैंडेट। इसीलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि पार्लियामेंट में बहस होती है तो जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं बोलते हैं हम जनता से चुन के आए हैं, हम ऐसे ही नहीं बैठ गए आके यहाँ पे, हमारे ऊपर जनता ने विश्वास किया और उस विश्वास को हम पूरा करके दिखाएंगे। इस तरह की बातें होती ना, तो वो इसीलिए होती क्योंकि वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। और क्या लिख सकते हो उसमें आप? इसमें लिख सकते हो आप ट्रांसपेरेंसी। पीपल हैव राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट डूइंग्स। पीपल के, लोगों के पास क्या है? लोगों के पास ये राइट है कि वो गवर्नमेंट जो भी कर रही है उसके बारे में वो पता कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा टूल क्या है हमारे पास? आरटीआई। अब आप बोलोगे सिर्फ आरटीआई है? नहीं, राइट टू इंफॉर्मेशन के अलावा और क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन के अलावा ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग होती है, जो भी गवर्नमेंट के काम होते हैं, जो भी बिल पास होता है, ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग काय पे होती है? ये लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, दूरदर्शन, ठीक है। इंडिया की एक पूरी मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, आईबी मिनिस्ट्री कहते हैं उसको। उसका यही काम है कि सरकार ने अगर 1 इंच भी आगे बढ़ी है सरकार, तो उसका डेटा होगा पूरा, उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना रिकॉर्ड के सरकार 1 रुपया खर्च नहीं कर सकती, पता है तुमको। फिर अगला नंबर क्या आएगा? 5th नंबर क्या आएगा इसमें? क्यों बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? allows to correct its own mistake। अब मान लो जनता ने किसी को वोट दिया और 5 साल के लिए बैठ गया, उसने इतनी क्रूएलिटी कर दी कि जनता पागल हो गई। अब क्या करें साहब? तो डेमोक्रेसी में गलती हुई ना, तो डेमोक्रेसी की गलती सुधारने का मौका 5 साल बाद आएगा। जनता उठा के बाहर भी फेंक सकती है, ठीक। और प्रोवाइड्स बेस्ट मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का बेस्ट मेथड प्रोवाइड करती है। और भी कोई पॉइंट बन सकता है? बन सकता है कोई पॉइंट? हाँ, बनाने को तो बहुत सारे बना सकते हैं, 20 पॉइंट बना सकता हूं मैं इसमें, लेकिन अपने को जरूरत कितनी है? 6 की। तो जितना जरूरत है उतनी खाओ, ठीक है। जितनी भूख लग रही ना उतना ही खाना खाओ, ज्यादा खाना खाओगे उल्टी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जितनी जरूरत है उतना खाना खाओ, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको, कहीं एक आध कुछ भूल गए तो वाला यूज कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया? 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर जैसा ही एक्सप्लेनेशन जाएगा भैया। पहला पॉइंट, इंडिया हैज ग्रेटर सोशल डाइवर्सिटी। विथ मल्टीपल आइडियोलॉजी। मल्टीपल आइडियोलॉजीज है ना इंडिया में, विथ मल्टीपल आइडियोलॉजीज। ठीक है। दूसरी बात,
to share power among different communities who follows different beliefs, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इंडिया में कौन कौन सी आइडियोलॉजीज हैं जो प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, सबसे पहली बात तो सेक्युलरिज्म। किसकी आइडियोलॉजी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म बीजेपी की, ठीक है। फिर उसके बाद सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, कई पार्टीज हैं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली, जैसे समाजवादी पार्टी, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, ये सब आपकी क्या है? सोशलिस्ट पार्टीज है। फिर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज वाली भी हैं, कम्युनिस्ट, तो सीपीआई और सीपीआईएम, ठीक है। सीपीआई जो है कम्युनिस्ट पार्टी, जो कोर कम्युनिज्म है उसको फॉलो करती है, और सीपीआईएम मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को फॉलो करने वाली पार्टीज है। इनमें सेपरेशन हुआ था 1964 में, 1925 में ये पार्टी बनी थी, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टीज में एक और बीएसपी, ठीक है। तो इस तरह से मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम होता क्यों है भाई, मतलब होता क्या है मल्टी पार्टी सिस्टम? तो मल्टी पार्टी सिस्टम को कैसे डिफाइन करते हो? तो मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर अगर गवर्नमेंट बना सकती हैं तो उसको हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है ना। गवर्नमेंट फॉर्मेशन बाय मोर देन टू पार्टीज, और इस टर्म को हम क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में? कोलिशन या कोलिजन, गठबंधन की सरकार, ठीक है। कोई बता सकता है कोलिजन ईयर्स इंडियन पॉलिटी में कौन कौन से, किस टाइम पीरियड को कोलिजन ईयर्स बोला गया है? 8 साल लगभग, 1990 से लेके और 1998 तक, ठीक है। ये कोलिजन ईयर्स थे, ठीक है। इसमें लगभग कितने प्रधानमंत्री चेंज हो गए? वीपी सिंह, चंद्रशेखर 2, पीवी नरसिम्हा राव 3, ठीक है। एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, कितने हो गए? 6 प्राइम मिनिस्टर, और अटल बिहारी वाजपेयी जिसमें से 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन द रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। 3 नंबर में क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है क्योंकि इसमें स्कोप ही 3 नंबर का है, इससे ज्यादा स्कोप ही नहीं है उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है भैया? इलेक्शन कमीशन का सबसे पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकता विदाउट रजिस्टरिंग इटसेल्फ इन इलेक्शन कमीशन। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। और क्या करते हैं? ये प्रोवाइड्स सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज, और तीसरा स्टेटस देते हैं, नेशनल रीजनल स्टेटस। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो, स्टेट हो या रीजनल हो। और क्या करते हैं? 4th पॉइंट भी बता दे रहा हूं मैं। डिसाइड्स या सेट क्राइटेरिया टू बिकम पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अनदर, ये तो आप अभी अभी करके आए हैं 5 मार्क्स में। देखिए क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होके भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट होगा और लैंग्वेज थोड़ी बदली जाएगी, ऐसा नहीं होगा डिट्टो वही रखा मिलेगा आपको। एनालाइज द रीजंस फॉर द ओवरवेलमिंग सपोर्ट ऑफ आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द, उसका भी यही आंसर है। अब सोचो एक क्वेश्चन को 3 बार बना दिया उन्होंने। Which of the following is the subject of union list? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो इसका आंसर तो सीधा सीधा दिख रहा है हमको, डिफेंस। एग्रीकल्चर किस में आता है? स्टेट में आता है। ट्रेड भी स्टेट का ही है। और आपका एजुकेशन क्या है? कॉन्करेंट, ठीक है। यूनियन लिस्ट कितने सब्जेक्ट्स हैं? 100, 61 और 52, इतने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। Which one of the following is a subject of state list? Currency, foreign affairs, banking, commerce. Trade and commerce is a state list subject. State list subject. ठीक। अब करेंसी कौन इशू करता है इंडिया में? आरबीआई, ठीक है। बैंकिंग कौन रेगुलेट करता है इंडिया में? आरबीआई, ठीक है। Which one of the following types of government promotes equality among citizens? कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो इक्वालिटी प्रमोट करेगी? पहले इसका आंसर बताओ, फिर मैं इसमें कुछ डिटेल बताऊंगा। डेमोक्रेसी है भाई, और कौन करेगा? डिक्टेटरशिप तो क्या कहेगी? डिक्टेटरशिप कहेगी कि तुम काम करो केवल, और तुम अगर ज्यादा अच्छे हो, पैसा कमा के दे सकते हो तो तुम्हारा वेलकम है, अदरवाइज तुम मर भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब, ऑटोक्रेसी सेम टू डिक्टेटरशिप, जैसे डिक्टेटरशिप चलती वैसी ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट कहते हैं इसको। कोई एक पर्टिकुलर अथॉरिटी ही रूल कर रही है, जैसे मान लो पार्लियामेंट ही सब कुछ है या एग्जीक्यूटिव ही सब कुछ है, इस तरह वाली, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी आपको पता ही है, रूलिंग बाय नोबल क्लास या किंगशिप का कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, राजा। हाउ डिड द बेल्जियन गवर्नमेंट अकोमोडेट द सोशल डिफरेंसेस? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो भाई ये क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट कर चुके हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे कुछ बुलेट पॉइंट्स बता देता हूं। जैसे आप सबसे पहला पॉइंट इसमें ये बताइए कि इसमें प्रॉब्लम थी क्या जो उनको अकोमोडेट करने पड़े? सोशल डिफरेंसेस। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस इन बेल्जियम। सीधी बात बता दीजिए कि भाई डच और फ्रेंच के बीच में झगड़ा था, ठीक है। सो बेल्जियम, जो बेल्जियम के बेल्जियन लीडर्स ने क्या किया? अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। 4 बार किया है, ठीक है। और फिर क्या किया उन्होंने? डिफरेंट मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। इसमें आप बता दीजिए 4 ईयर गवर्नमेंट का सिस्टम लेके आए थे वो, ठीक है, टू अकोमोडेट सोशल डिफरेंसेस, ठीक है। एग्जाम्पल आप बताते जाइए। अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर, ये क्वेश्चन यार इकोनॉमिक्स का आ गया इसमें, इसको अपन इकोनॉमिक्स के टाइम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। सपोर्ट द स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू इंडिया। तो इंडिया में क्या है? इंडिया का जो फेडरेशन है वो कैसा फेडरेशन है? इंडिया का फेडरेशन है डिवीजन और सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, बट विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। मतलब यहां पे जो सुप्रीम पावर है या सबसे ज्यादा पावर जो होल्ड करता है वो सेंटर होल्ड करता है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में स्टेट जो है वो सबऑर्डिनेट है, ठीक है। सबऑर्डिनेट है किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंटर हैज द पावर, वही वाले पॉइंट्स लिखने हैं जो यहां पे लिखवाए थे मैंने आपको, ठीक है ना, वो वाले पॉइंट्स लिखने।
दूसरी बात फिर आपको इसमें थोड़ा पॉजिटिव नोट पे ही बताना है कि स्टेट के पास भी पावर होता है। जैसे आप क्या बताओगे इसमें आप बताओगे कि डिवीजन है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये लिखना है आपको 3 लिस्ट के कंटेक्स्ट में। जैसे आप पहले बताओगे कि यूनियन लिस्ट दी हुई है, ठीक है, उसमें वो सब्जेक्ट रखेगा जिन पे सिर्फ सेंट्रल लॉ बना सकती है। फिर आप स्टेट लिस्ट का बताओगे कि इसमें वो सब्जेक्ट है जिन पे सिर्फ स्टेट लॉ बना सकती है। फिर आप कॉन्करेंट लिस्ट का बनाओगे, ठीक है ना, कॉन्करेंट लिस्ट का बताओगे कि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे कि सेंट्रल और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर स्टेट ने लॉ बना रखा है और सेंट्रल लॉ बनाना चाहता है तो सेंट्रल का लॉ प्रिवेल करेगा। फिर आप बता सकते हो कि रेसिडुअरी पावर्स भी होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो रिजर्व रख रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास, ठीक है। तो इस तरह से आप बताओगे इसको, इस आंसर में ये रेफरेंस जाएगा, ठीक है। एलोबरेट कर देना इसको। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ? इसमें जाएगा आंसर में, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ये किस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पूछा गया अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट में, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे अकोमोडेट करती है सोशल डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी? एक तरफ लिख देते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ठीक है ना, मतलब मेजॉरिटी की सरकार है, यहां पे जनता की मेजॉरिटी की सरकार है, ना कि रिलीजियस मेजॉरिटी की। मतलब मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट बाय मेजॉरिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल। और क्या कर सकते हो आप, और दे सकते हो इक्वल राइट्स एंड ट्रीटमेंट्स, ट्रीटमेंट्स टू एवरी सिटीजन। और क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो भाई, क्या लिख सकते हैं इसमें? इक्वल राइट्स एंड ट्रीटमेंट टू एवरी सिटीजन, प्रोटेक्शन राइट टू माइनॉरिटीज, राइट्स टू माइनॉरिटीज। अब प्रोटेक्शन राइट ऑफ माइनॉरिटीज का मतलब ये नहीं है कि हर माइनॉरिटी के दरवाजे में पुलिस खड़ी रखी है, पुलिस खड़ी कर रखी है, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि आपका जो भी धर्म है, आपकी जो लैंग्वेज है, आपका जो कल्चर है, उसको प्रिजर्व करने का आपका राइट है। माइनॉरिटी उसमें मेजॉरिटी उसमें कभी इंटरफेयर ना करे, इसलिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया है कि मान लो तुमने कोई अपने धर्म, तुम माइनॉरिटी में आते हो, तुमने अपना कोई प्लेस बनाया वर्शिप का, उसको मेजॉरिटी ने तोड़ दिया, तो आप कहां जाओगे? सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिसमें भी आप गए, वो सीधा आपकी गवर्नमेंट को ऑर्डर देगा कि ये बन जाना चाहिए और जिसने गिराया उसको जेल भेज देना, ठीक है, उसको लेके आओ, उसको जेल भेजेंगे हम। और अगर गवर्नमेंट ये करने में फेल हुई तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट पेनल्टी लगेगी। ये होता है प्रोटेक्शन राइट टू माइनॉरिटीज, जो मैं बार बार लिख रहा हूं ना, आपको लग रहा होगा क्या है ये प्रोटेक्शन राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। आगे बढ़ते हैं, और क्या देते हैं, और क्या क्या करती है? कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। और एक और चीज है, देखा गया है कि जहां डेमोक्रेसी होती है ना, वहां कम्युनल राइट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं उन कंट्रीज के जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो रेट ऑफ कम्युनल राइट्स कम होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, ये भी देखो 5 नंबर में आ गया। डिग्निटी क्या होती है भाई? डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान। हर आदमी का अपना एक सम्मान है ना। तो सबसे पहली बात तो उसको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दे रखा है हमने,
कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देते हैं अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगर उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ किसी भी ग्राउंड पे तो उसको क्या मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, मतलब ही कैन गो टू द कोर्ट और शी कैन गो टू द कोर्ट, कोर्ट का रिजॉर्ट अवेलेबल है। और क्या दे सकते हो, और क्या मिल सकता है, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है। और क्या बता सकते हो उसमें, और क्या बता सकते हो, क्या बता सकते हो भाई इसमें, और पॉलिटिकल और सोशल, पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वालिटी देती है डेमोक्रेसी, जिससे कि किसी भी सिटीजन की डिग्निटी और फ्रीडम इंश्योर होती है, पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी देती है। ठीक है, और क्या 5 पॉइंट बनाने ना, और क्या बन सकता है इसमें, और क्या बन सकता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। पॉलिटिकल सोशल इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है ना, और क्या है, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है ना, डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ भी देगी, या रूल ऑफ लॉ, इसको लिख सकते हो आप, रूल ऑफ लॉ। तो जब रूल ऑफ लॉ होगा तो किसी भी पर्सन की डिग्निटी और फ्रीडम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following terms refers to the belief in and advocacy for the social, political and economic equality of women? इसमें से ऐसा कौन सा टर्म है जो सपोर्ट करता है विमेन्स की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए? तो वो होगा फेमिनिस्ट। सोशलिस्ट बिलीव करता है भाई इक्विटेबिलिटी पे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द कंट्री, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड। मैट्रियार्कियल मतलब मदर डोमिनेंट सोसाइटी या विमेन, क्या होगा यहां पे, डोमिनेंस ऑफ फीमेल, डोमिनेंस ऑफ फीमेल। कौन सी सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है हमें डोमिनेंस ऑफ फीमेल? इंडस वैली सिविलाइजेशन। पैट्रियार्कियल मतलब डोमिनेंस ऑफ मेल, पुरुष प्रधान, और यहां पे पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक बोलते हैं इसको, पिता की सत्ता या मां की सत्ता, इस तरह से। एक स्टेटमेंट दिए हुए हैं कुछ, इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, ऑल द कम्युनिटीज have freedom to profess and practice any religion in India। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे सेक्युलर, इसको बोलेंगे सेक्युलर। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हेड। क्या होता है मतलब? इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हेड। इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। ठीक है ना, रिपब्लिक कंट्री है, क्यों? क्योंकि इसका जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो इलेक्टेड है।
प्राइम मिनिस्टर इज अवर रियल एग्जीक्यूटिव हेड, बट क्या वो इलेक्टेड है? बताइए, क्या वो इलेक्टेड है? पीएम इज अवर रियल एग्जीक्यूटिव हेड। रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो है इंडिया का, वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। क्या वो इलेक्टेड होता है? आप लोग बोलोगे हाँ इलेक्टेड होता है, कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ इलेक्टेड होता है। कैसे इलेक्टेड होता है भैया? पीएम के लिए कौन सा इलेक्शन होता है भारत में? पीएम के लिए कौन सा इलेक्शन होता है इंडिया में? डायरेक्ट पीएम के लिए कोई इलेक्शन होता है? पीएम कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। एमपी ही तो पीएम बनता है, तो फिर पीएम के लिए कहां से इलेक्शन हो गया? तो इंडिया रिपब्लिक कैसे हो गया? इंडिया इसलिए रिपब्लिक है क्योंकि इंडिया का जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है यार, एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो कौन है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है हमारे यहाँ। सेकुलर मतलब नो ऑफिशियल रिलीजन, सोशलिस्ट मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, और सोवरेन मतलब क्या होता है? नो एक्सटर्नल पावर कैन इन्फ्लुएंस। जो भी कंट्री सोवरेन है तो पीपल्स आर रिस्पॉन्सिबल, और जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया एज ए सोवरेन कंट्री, तो इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रूल, है ना। नो एक्सटर्नल पावर कैन इन्फ्लुएंस इंडिया ओवर एनी मैटर। किसी भी मैटर पे इंडिया को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलम 1 में दिया हुआ है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट सब्जेक्ट, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। बताइए यूनियन लिस्ट फर्स्ट का मैच किसके साथ होगा? अब इसमें देखो, इसमें एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट, सीधी सी बात है, 1 का ए नहीं होगा, तो 1 का ए कहां है? नहीं होगा। ठीक है, खत्म हो गया। फिर देखिए स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, मतलब सेकंड का बी। सेकंड का बी कहीं दिख रहा है? सेकंड का बी इसमें दिख रहा है, चलो इसको तो कैंसिल ही कर चुके हैं। कॉन्करेंट सब्जेक्ट, रेसिडुअरी सब्जेक्ट, तो इसमें केवल इतना सा गड़बड़ है कि 1 का है बी और 2 का है ए, बाकी ये सेम है। देख लो ऐसा कहां पे है। ये वाला ऑप्शन सही आंसर होगा इसका। Which of the following was the primary objective of Belgium to form the separate government in Brussels? Brussels इसकी कैपिटल है, ठीक है ना। Promoting cultural events नहीं, managing internal relations, international relations नहीं, enforcing local law नहीं, तो ensuring linguistic accommodation। इनके यहां जो ethnic composition है, that ethnic composition is based on language। इनके यहाँ रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं है भाई, इनके यहाँ रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं है, इनके यहाँ लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं, इसलिए इनको अकोमोडेशन इस तरह से करना पड़ा, इनको कम्युनिटी गवर्नमेंट बनानी पड़ी, ठीक है ना। Which one of the following countries has two party system? इसमें से किसके पास टू पार्टी सिस्टम है? चाइना में क्या है? वन पार्टी सिस्टम। Only Chinese Communist Party can contest an election and form the government। उनके यहाँ दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है, कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है। यूनाइटेड किंगडम टू पार्टी सिस्टम है, ठीक है। कौन कौन है? कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, पाकिस्तान में ही मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट रोल डू चेक्स एंड बैलेंसेस प्ले इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री? Choose the most suitable options from the following. To establish a direct form of government without representatives। Checks and balances का क्या रोल है डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है ना। To prevent any change in the constitution नहीं। To ensure absolute power for one branch of government नहीं। तो इसका काम क्या है? To create a separation of power to prevent from authoritarianism। मैंने आपको बताया ना authoritarianism या authoritarian गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर अथॉरिटी क्या बन जाती है? सुप्रीम बन जाती है और वही पूरा देश चलाने लग जाती है, तो वो कहलाती है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। भैया पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? तो सीधा दो नंबर का क्वेश्चन है, तो आंसर लिख दीजिए। एक मॉरल रीजन लिख दीजिए, ट्रू स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, ट्रू स्पिरिट है, ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। प्रूडेंशियल रीजन लिख दीजिए। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब समझते हो क्या है? प्रैक्टिकल लॉजिकल रीजन क्या है? जैसे तुमने बोल दिया मोरल रीजन है यार, वेरी स्पिरिट है डेमोक्रेसी की,
तब जरूरी यार कोई कर ही रहा हो। प्रूडेंशियली प्रैक्टिकली उसका क्या यूज है? इसका यूज है इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, among different social groups। अलग अलग सोशल ग्रुप्स में क्या करता है ये? पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर देता है। रोल क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का? 3 नंबर में बताना है आपको, अपन 5 नंबर में देख चुके हैं इसका रोल। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, गवर्नमेंट फॉर्म करना, पॉलिसी फॉर्मेशन करना, ठीक है ना, आइडियोलॉजीज को, जनता की आइडियोलॉजीज को पुट फॉरवर्ड करना, ठीक है, यही सब, और डेमोक्रेसी की सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना, ये पॉलिटिकल पार्टी का रोल है। हाउ आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बेटर देन, ये देखो ये क्वेश्चन भाई बहुत रिपीट होता हुआ दिख रहा है, इसलिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये क्वेश्चन को आप ये मान के चलना, हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए, ठीक है। देखो फिर रिपीट हो गया ये। सो आपके जो सिविक्स पोर्शन में जितने क्वेश्चंस हमने देखे उनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। सो डू प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना, इनको लिखने की कोशिश करिए, और ये जो आज का लेक्चर था इसके एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, तो जब रिवीजन करेंगे तब वो यूज में आएंगे, ठीक है। अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे, प्लस उसमें हम इकोनॉमिक्स के पोर्शन को भी कवर करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने इकोनॉमिक्स पोर्शन को कवर नहीं किया है। तो ये 4 लेक्चर्स 5 लेक्चर्स में आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो तब तक के लिए बच्चों मेहनत करते रहिए, ठीक है ना, और प्लीज फोकस करिए अपनी स्टडीज पे, क्योंकि अब ज्यादा दिन बचे नहीं है आपके पास, और एक बार एग्जाम हो जाएगा फिर आप फ्री हैं, उसके बाद आराम से मस्ती करना है ना, और उसके बाद जो भी आपका मनपसंद काम हो वो कर लेना, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर।